नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एनआईओएस के सारे एमसीक्यू आपके सामने लेके आएंगे, तो दोस्तों हमने इसकी शुरुआत कर दी है। हमने इससे पहले और भी कई सारी क्लासेस ले रखी है। आज हमारा एनआईओएस का सोशियोलॉजी का सेक्शन है, तो हम सोशियोलॉजी के सेक्शन पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत जो होती है वो सोशियोलॉजी के साथ होती है, सोशियोलॉजी के एमसीक्यू के साथ। तो हमारे जो क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम है आपका वो 4 मई को है, तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और अगर आपने टाइम अभी तक नहीं दिया है तो प्लीज़ इसके लिए टाइम दें। और हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे पास बचे हुए हैं वो सभी हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, आइए पहले हम देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी में क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हाँ, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स के 49 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 से इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जो होता है इसमें हमारे पास 1 से लेके 25 क्वेश्चंस होते हैं और 41 से लेके 49 क्वेश्चंस होते हैं। इनके बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन बी में होते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक, पूरे 1 से 17 तक, और क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 43 तक, ये जो 2 सेक्शंस होते हैं इसमें एमसीक्यू का पैटर्न आएगा। ठीक है, तो यही पैटर्न से हमारा एग्जाम चलेगा और हमें इसी के लिए प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों, आते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा समाज का गुण है। तो ऐसा कौन सा है जिनमें से समाज का गुण है? समता और भेदभाव, अंतर्निर्भरता, मतलब आपस में सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, सहयोग और संघर्ष, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन जो है वो सही है कि हमारे बीच में समता और भेदभाव सब है समाज में, अंतर्निर्भरता भी है, आपस में सहयोग भी है और संघर्ष भी है। ठीक है, समाज के अंदर ये सारे गुण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी अगला क्वेश्चन है जो सभी दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। पहला सहयोग और संघर्ष, दूसरा सहयोग, तीसरा संघर्ष, चौथा सहयोग और संघर्ष, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो सभी दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब समाज के सभी दृष्टिकोण से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब है सहयोग, क्योंकि संघर्ष नहीं। देखिए, संघर्ष तो होता ही रहेगा समाज में, लेकिन संघर्ष के साथ साथ सहयोग जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सहयोग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी समाज को चलाने के लिए उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु रखता है। आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्व निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का अंतर। हाँ जी दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का अंतरजातीय कारण है। सबसे पहले तो ये जानना है कि अंतरजातीय कारण और बाह्य जातीय कारण में फर्क क्या होता है। अंतरजातीय कारण होता है जो समाज के अंदर होता है, और बाह्य जातीय कारण जो समाज के बाहरी कारक होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा अंतरजातीय कारण एक है, बाकी जो है वो बाह्य जातीय कारण है। ठीक है, तो जनसंख्या में परिवर्तन, उपभोक्ता के पैटर्न में परिवर्तन, युवा और वृद्धों की बातचीत और संघर्ष के बीच का कारण परिवर्तन, मतलब युवाओं और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके विचारधाराओं की बात यहाँ पे की जाती है, और मतदाताओं के पैटर्न में परिवर्तन। तो देखिए, इसका जो अंतरजातीय कारण है वो है युवा और वृद्धों के बीच में जो बातचीत होता है, जो विचारधारा होते हैं, उन विचारधाराओं को लेकर के जो उनके बीच में मनमुटाव होते हैं, उसके बाद एक नया परिणाम निकलता है, वो होता है अंतरजातीय कारण, जिसके कारण समाज में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि एक युवा का एक वर्ग चाहता है कि समाज में दहेज प्रथा बंद होना चाहिए, वही समाज का वृद्ध व्यक्ति होता है, वो उसकी एक अलग विचारधारा होती है कि नहीं, हमें समाज में जो हमारी दहेज प्रथा है उसके वो कई सारे अपने तथ्यों, कई सारे कारणों को प्रकट करते हैं, जिसके कारण उनका मानना होता है कि नहीं, ये एक सही प्रथा है, जबकि दूसरे का मानना है कि ये एक गलत प्रथा है। तो युवा और वृद्धों में इसको लेकर के काफी टॉलमटेल देखने को मिलता है। बाकी जो कारण है, जैसे कि जनसंख्या में परिवर्तन, उपभोक्ता के पैटर्न में परिवर्तन और मतदाता पैटर्न में परिवर्तन, तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमारे बाह्य जातीय कारण है। मतदाता के पैटर्न में परिवर्तन हो तो मतदाता की सोच कैसी है, और अब वो किस तरीके से किस मुद्दों पे वो मतदान करता है, वो मतदाता का आंतरिक मत है। ठीक है, दूसरा है उपभोक्ता के पैटर्न में परिवर्तन, मतलब उपभोग, वो कौन सी वस्तु उपभोग करता है, वो उसके सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, जनसंख्या में परिवर्तन, कि उस एरिया में प्रवास कितने बढ़ गए, जिसके कारण उसका जनसंख्या में परिवर्तन हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का जनसांख्यिकीय कारण है। जनसांख्यिकीय कारण मतलब जनसंख्या के कारण। ठीक है, नहीं है परिवर्तन कारण, जनसंख्या कारण नहीं है। ये शब्द बहुत जरूरी है, कौन सा है और कौन सा नहीं है ये बहुत जल्दी आपको याद रखना है। तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है।
महंगाई, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या का आकार। तो जनसंख्या का कारण कौन सा नहीं होगा, जाहिर सी बात है महंगाई का कोई लेना देना नहीं है जनसंख्या से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, उन प्रकार का कारक चुने जो इन कथनों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जनसंख्या बेहतर चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता स्थिति से बढ़ती है। देखिए बता रहा है कि जो जनसंख्या है बेहतर चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता स्थिति में बढ़ोतरी से बढ़ती है। क्या ये बात किस बात में कितना सच है, मतलब ये देखिए इनका जो है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि क्यों होगी, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा होगा और वहां पे साफ सफाई होगी, जिसके कारण से क्या होगा, लोगों के बच्चों की जो मृत्यु होती है और माता की जो मृत्यु होगी वो कम होगा। और वो कम किस कारण से होता है, क्या वो क्या उसके कम होने के सांस्कृतिक कारण है, कोई जनसांख्यिकी कारण है, कोई तकनीकी कारण है, या फिर कोई आर्थिक कारण है। तो इसका कारण है केवल तकनीकी, मतलब कि अगर आप स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी सुविधाएं लेके आते हैं तो इससे हमारे जो जन्म मृत्यु दर है इसमें कमी आएगी, और जैसे ही मृत्यु दर में कमी आती है परिणाम जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या की आबादी में वृद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अधिकतम ग्रामीण जीवन से मेल खाती है, मतलब ये जो ग्रामीण जीवन है इनमें से ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो मेल खाती है। क्या व्यक्तित्ववाद, शहरी उन्मूलन, सामूहिक भावना और आपसी सहयोग, और तकनीकी केंद्रित दृष्टिकोण। देखिए ग्रामीण जीवन में जो मेल खाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो समूह होती है उसकी सामूहिक भावना और आपसी सहयोग, लोग सामूहिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बीच में सहयोग करते हैं, यही ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है जो आपको इन सभी विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय और समाज के बीच अंतर का तत्व है। अंतर मतलब समाज में समुदाय और समाज के बीच में क्या अंतर है जो इसे डिफाइन करता है। ठीक है, देखिए लोगों का समूह, लोगों का समूह दोनों में होता है। रुचि की समानता, देखिए रुचि दोनों समुदाय में अलग अलग हो सकता है। निश्चित स्थानीयता और एकता की भावना, देखिए एकता की भावना समुदाय और समाज दोनों में ही रहती है। जहां तक बात है कि इनके बीच में अंतर जो होता है, अंतर होता है उनकी निश्चित स्थानीयता को लेकर, मतलब वो एक जगह पे जो होता है वो अलग अलग जगहों पे रह सकता है, तो उसकी जो स्थानीयता होती है, उसकी जो विभिन्नता होती है, स्थानीयता मतलब वो एक ही जगह स्थिति नहीं रह सकता, वो अलग अलग जगह पे रहने के बाद भी वो एक समुदाय होता है। ठीक है, लेकिन जो समाज होता है वो एक जगह टिके हुए रहते हैं। ठीक है, मतलब आप समझे नहीं, देखिए एक जगह मान लीजिए ये गोला जो है एक गाँव है। ठीक है, इस गाँव में कई तरह के लोग, ठीक है, कई तरह के अलग अलग जाति समुदाय के लोग रहते होंगे। ठीक है, और ये जो पूरा गांव है ना ये एक समाज है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इस समुदाय में जैसे ये ए है, जैसे एक बिंदु है, ये एक धर्म को फॉलो करता है, लेकिन इस धर्म के बाकी लोग नहीं यहाँ रहते। लेकिन ये जो दूसरा गोला है, दूसरा जो गांव है, यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन ये वाला समुदाय जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, इस वाले ए से। तो ये जो दोनों आपस में जो मिल रहे हैं ये दोनों एक अलग समुदाय है। ठीक है, समुदाय अलग है और ये समाज अलग है और ये समाज अलग है, दो समाज अलग अलग है, लेकिन ये दोनों सामुदायिक रूप से एक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इनकी जो स्थानीयता है वो एक होगी, लेकिन इनकी जो दूरियां होंगी वो आपस में अलग अलग होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिश्तेदारी व्यवहार नहीं है, रिश्तेदारियों का व्यवहार नहीं है। क्या वो मित्रता है, मजाक का रिश्ता, टेक्नोनॉमी, आगे बढ़ना। देखिए जो नहीं है वो है मित्रता। मित्रता रिश्तेदारियों से काफी ऊपर होता है और मित्रता रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफा परिजन समूह नहीं है। परिजन मतलब आपके रिश्तेदारों से समूह, रिश्तेदारी समूह नहीं है। क्या वो वंश है, जात परिवार है, रिश्तेदार है, कबीला है। कबीलाई समाज एक परिजन का समूह नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षित भ्रष्टाचार के उदाहरण कौन से हैं। शैक्षणिक भ्रष्टाचार, एजुकेशनल करप्शन, कौन सा नहीं, सॉरी कौन सा है। ठीक है, कौन सा है, क्या कालाबाजारी, कालाबाजारी का मतलब नहीं है यहाँ पे। व्यापारियों के साथ जनता का पैसा लूटना नहीं। परीक्षणों के रिश्वत देना या खाद्य मिलावट। तो जिसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, परीक्षकों को रिश्वत देना। ठीक है, यही इसके शैक्षणिक भ्रष्टाचार के लक्षण होते हैं। मानव गरीबी को मापने के लिए किन कारणों को ध्यान में रखा जाता है। तो दीर्घायु, ज्ञान, जीवन का स्तर या ये सभी। तो इसका ऑप्शन है कि ये सभी जो है
वो इसके मानव गरीबी को मापते हैं। मान लीजिए एक आदमी की मृत्यु 40 साल में हो रही है और एक व्यक्ति की मृत्यु 80 साल में हो रही है, तो माना जाता है कि जो 80 साल में है, जो 80 साल तक जीवित रहा, उसने अच्छा पोषण लिया होगा, और अच्छा पोषण इसलिए लिया होगा क्योंकि उसके पास अच्छी धन संपत्ति होगी, अच्छे खाने के साधन होंगे, इसीलिए उसकी आयु लंबी हुई। दूसरा क्या है, ज्ञान। अगर एक व्यक्ति पहली क्लास में फेल हो जाता है, पहली क्लास तक ही पढ़ पाता है, और दूसरा व्यक्ति पीएचडी तक पढ़ पाता है, तो उसका कारण क्या है कि उसके पास धन की आवश्यक धन होगा और इच्छा शक्ति होगी, जिसके कारण वो आगे पढ़ सका। तो वहां पे ज्ञान का भी लक्षण माना जाता है। जीवन का स्तर कैसा है, कि जीवन का स्तर ये भी डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का गरीबी का स्तर कैसा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। गरीबी के प्राकृतिक कारण कौन से हैं। ठीक है, पहले तो मैं जानना है कि गरीबी के प्राकृतिक कारण जो हैं उनका अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखो, भूमि का अंतराल, बाढ़, निरक्षरता और बेरोजगारी। तो गरीबी का हमेशा से प्राकृतिक कारण अगर इनमें से कोई रहा है तो वो है निरक्षरता, यानी कि अशिक्षा। अशिक्षा जो है वो गरीबी का एक प्राकृतिक कारण है, और इसके कारण गरीबी का होना एक आम समस्या इस देश की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण संस्कृतिकरण से लाभ उठाने के लिए किसी जाति को किन आवश्यक शर्तों का पालन करना चाहिए। ठीक है, संस्कृति का लाभ उठाने के लिए किसी व्यक्ति को कौन से लक्ष्यों का पालन करना चाहिए। इसमें अस्पृश्यता, क्या वो आपस में एक दूसरे के बहुत पास हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के स्पर्श, मतलब ऐसे नहीं कि चिपके हुए, मतलब एक दूसरे से संपर्क में रहे। ठीक है, आर्थिक स्थिति और बेहतर होना चाहिए। ठीक है, संस्कृतिकरण कैसे हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा है इसे किसी कहानी या मिथक का प्रचार करके उच्च जाति के सदस्यों को दावा करना चाहिए। चौथा है इनमें से सभी। देखिए, पहले तो बात है कि संस्कृतिकरण मतलब एक देश का दूसरे या एक समाज का दूसरे समाज के संस्कृति पर प्रभाव कैसे पड़ता है। उसके कई सारे कारण होते हैं। देखिए, उसके कारणों में क्या है कि उनके बीच में आपसी संपर्क हो। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थितियों के बारे में, मतलब जो जो समाज अपनी संस्कृति को फैलाना चाहता है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तीसरा, एक कहानी के माध्यम से हमें ऐसी कहानी रचनी चाहिए जिसके माध्यम से हमें ये दिखाने की कोशिश करना चाहिए कि जो सदस्य हमारे पास हैं, जिनकी संस्कृति को हम फॉलो कर रहे हैं, वो एक उच्च जाति समुदाय से आते हैं। ठीक है, इसी कारण से हमने देखा है कि पश्चिमी संस्कृति बहुत तेजी से बढ़ा है, तो इसके कारण भी हो सकते हैं। तो इनमें से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ये सभी कारण जो है वो बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शहरी जीवन को ग्रामीण जीवन से अलग करती है। क्या गुमनामी, दोस्ती या पारिवारिक रिश्ते। तो देखिए, शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में अगर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट रखता है तो वो है गुमनामी। जैसे कि यहाँ पे सहयोग और आपस में सद्भाव की भावना एक दूसरे से उतनी नहीं होती जितना ग्रामीण जीवन में होता है, क्योंकि ग्रामीण जीवन में हर कोई एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को पहचानता है। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माफ कीजिएगा एक सेकंड। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है। समुदाय का उदाहरण कौन सा है, कौन सा नहीं है, माफ कीजिएगा, कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है शहरी, ग्रामीण, नगरीय या फिर बी और डी। तो जो शहरी जो इस समुदाय का उदाहरण नहीं है वो है ऑप्शन सी, यानी कि नगरीय समाज जो होता है वो समुदाय का उदाहरण नहीं होता है। आगे चलते हैं। निरक्षरता आधुनिक समाज के लिए अभिशाप है, क्योंकि निरक्षरता यानी कि अशिक्षा आधुनिक समाज के लिए अभिशाप है, क्योंकि इसमें अज्ञानता बढ़ती है, अंधविश्वास बढ़ता है, अभाव होता है, और ये सभी। तो ऑप्शन है ये सभी। देखिए, मैं समझाता हूँ। अज्ञानता, अज्ञानता कैसे बढ़ेगी, अगर एक व्यक्ति नहीं पढ़ा होगा तो उसमें ज्ञान की भावना की कमी आएगी। जब ज्ञान की कमी होगी तो वो क्या होगा, किसी भी विचारधारा से प्रभावित हो सकता है, चाहे वो धार्मिक हो या फिर सामाजिक। वो किसी भी विचारधारा से प्रभावित हो सकता है, किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मान सकता है, जिससे क्या होगा, उसके अंदर अंधविश्वास की भावना जागेगी। और इस अंधविश्वास की जागना क्यों जागी, क्योंकि उसके पास ज्ञान का अभाव था। और ये सभी कारण किसको प्रकट करते हैं, हमारे जो अशिक्षा है ये आधुनिक समाज के लिए एक अभिशाप की तरह प्रतीत होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या जनसंख्या ने जनसंख्या स्थिर जनसंख्या विशेषज्ञों ने जनसंख्या स्थिर होने से पहले कितने चरणों की पहचान की। देखिए, जब भी कोई जनसंख्या स्थिर की बात करें तो जनसंख्या का स्थिर हमेशा से 3 चरणों से रहता है। पहला चरण क्या होता है, पहला चरण देखिए मैं ऐसे समझाता हूँ इसको, मैं ऐसे लाइन खींच के मैं आपको डब्बे बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे पास इससे 3 स्तर हो गए, तीन तरह का स्तर हो गया ना, 3 बॉक्स बन गए हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, पहला स्तर में क्या होता है कि अधिक
एक तरफ होता है ज्यादा जन्म दर, मतलब ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, और उतना ही समाज में क्या होता है, ज्यादा लोग मृत्यु भी हो जाती है, ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं और ज्यादा बच्चे मर जाते हैं। तो क्या होता है, जनसंख्या स्थिर में रहता है। ठीक है, आपने किसी जमाने में सुना होगा, आपने अपने दादा दादियों से सुना होगा कि वो बताते हैं कि हमारे टाइम पे 7 लोग पैदा हुए और सिर्फ एक बच्चे, या फिर 10 लोग पैदा हुए, 10 भाई पैदा हुए और सिर्फ 2 बच्चे। तो क्या हुआ था, अधिकांश लोग पैदा होते थे लेकिन अधिकांश लोग मृत्यु भी उनकी हो जाती थी। तो ये क्या हुआ, अधिक लोग पैदा हुए और अधिक लोग मर गए। ये जो क्या हुआ, जन्म का एक स्तर हो गया। दूसरे स्तर में क्या होता है कि जन्म दर में तो वृद्धि होती है, उतनी ही चल रही होती है, जन्म दर में कोई कमी नहीं होती। मतलब अभी जो 7-8 पैदा हो रहे हैं वो होते रहेंगे, लेकिन अब जो मृत्यु दर है उसमें धड़ाक से कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, क्योंकि हमारे पास अच्छी तकनीकी आ गई है, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि जो मृत्यु दर होगा उसमें कमी आएगी, और जन्म दर में वृद्धि तो चल ही रही थी। इसका परिणाम क्या होगा, ये जो बीच का जो गैप होगा, इससे क्या होगा, जनसंख्या में विस्फोट होगा, जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ेगी। तीसरा स्तर क्या होता है कि कम अब हम पैदा भी होगा, क्योंकि कम पैदा क्यों होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो गई है। और तीसरा क्या होगा, इनकी मृत्यु भी कम होगी। ठीक है, इनकी मृत्यु कम होगी क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है, और इनका जन्म इसलिए बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास सामाजिक जागरूकता पैदा हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके 3 स्तर आप समझ गए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता नहीं है। बाकी सब पश्चिमीकरण की विशेषता है, बाकी ये पश्चिमीकरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमीकरण की विशेषता कौन सी है, पहला है तकनीकी दृष्टिकोण, दूसरा है आधुनिक संचार प्रक्रिया, तीसरा है भौतिक प्रगति में रुचि, और चौथा है उच्च सामाजिक गतिविधियां। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास वो है ऑप्शन ऑप्शन बी, आधुनिक संचार की प्रक्रिया और संचार माध्यमों के उपयोग से बचना। बिल्कुल नहीं, पश्चिमीकरण में तो इसको बढ़ावा ही दिया जाता है, बचते नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं, कहाँ निवास करते हैं अनुसूचित जनजाति। वो अनुसूचित जनजाति है पहाड़ियों और जंगलों में निवास करेंगे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से जनजातीय अर्थव्यवस्था थी, क्या चीज थी जनजातीय अर्थव्यवस्था, क्या वो लाभ के प्रति कमाई से थी, क्या वो बाजार आधारित थी, क्या वो निर्वाह आधारित थी, या फिर कृषि आधारित थी। देखिए, परंपरागत रूप से जनजातीय समुदाय था वो हमेशा से निर्वाह की खेती भी करता था, और वो निर्वाह के लिए कार्य भी करता था। ठीक है, तो उसका समाज निर्वाहित कृषि के ऊपर निर्भर करता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, उन उपयुक्त साधनों की पहचान करें जिसके द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ने तथाकथित निचली जातियों को सशक्त बनाया। जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो लोकतंत्र का समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचना, और समाज के सबसे निचले स्तर तक वो कहां पहुंचता है, जब वो पंचायत तक तो तब सवाल ये उठता है कि वो पंचायत के कौन से स्तर तक, वो मतलब समाज के ऐसे कौन से निचले स्तर तक पहुंचा, तो वो पहुंचा समाज के निचले स्तर यानी पंचायती स्तर तक। और निचली जाति को सशक्तिकरण कैसे मिली, आरक्षण के माध्यम से। तो ऑप्शन बी जो है वो ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल सही जा रहा है कि पंचायती राज में आरक्षण के परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन का प्रबंधन करके सशक्तिकरण के माध्यम से निचली जाति का सशक्तिकरण किया गया। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियां कौन सी थी। तो देखिए, आदिवासियों की हमेशा से आर्थिक गतिविधियां एक ही रही है, वह शिकार करना और कंदमूल फल इकट्ठा करना। ना वो कभी कृषि करते थे, ना वो औद्योगिकरण करते थे, और ना ही कभी उनकी लघु उद्योग रहता था। कृषि भी वो करते थे तो केवल झूम की खेती करते थे, जिसमें क्या होता था, वो एक नेचुरल फार्मिंग होती थी, और उसका एक तरीका जो है वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, अभी हमारे पास समय की कमी चल रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कुल जनजातीय आबादी, जो जनजातीय आबादी है का आधा हिस्सा मध्य भारत में रहता है, तो उसमें से वो कौन से राज्य शामिल है। देखिए, जब भी बात करें कि जनजातियों की आबादी जो रहती है वो कहाँ रहती है, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी सवाल आए तो सीधा सीधा समझ जाना, सबसे ज्यादा आबादी अगर जनजाति की रहती है तो मध्य प्रदेश में रहती है। उसके बाद जनजातियों की आबादी अगर कहीं रहेगी तो मध्य छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल। आपको रट्टे मार जाना है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, उसके बगल में छत्तीसगढ़ है, उसके बगल में झारखंड है, उसके बगल में उड़ीसा है, और उसी के बगल में पश्चिम बंगाल है। सब एक ही लाइन से चल रही है, तो जिसका ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्था को संघ से अलग करता है। संस्था को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो संघ से अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन है, संस्था नियम और प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है, और संघ मानव घटकों को संदर्भित करता है। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए, संस्थाएं जो होती है, इंस्टीट्यूशन जो होता है वो नियम बनाता है। जैसे बीसीसीआई एक इंस्टीट्यूशन है, वो नियम बनाएगा, और जो संघ होती है, ठीक है,
जो संघ होती है वो मानव घटकों को